अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वीडियोस में बात होती थी कि हमने अपने चिकन्स को फला बीमारी से कैसे महफूज रखना है, किस तरह से बचाना है, क्या क्या हिकमत अमली अपना के चलना है। इस वीडियो में बात होगी कि अगर किसी भी वजह से हमारे चिकन्स किसी आर्जा में मुब्तला हो जाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया की वजह से है, चाहे वायरस की वजह से है, चाहे हमारी अपनी ख़राब देखभाल की वजह से है, तो ऐसी सूरत हाल में अब बीमारी आ चुकी है, हमने किस हिकमत अमली के तहत चलना है कि हमें नुकसानात कम से कम हों। तो सबसे पहले अर्ज़ करता चलूँ कि जब भी कोई बीमारी आपके फ्लाक में आती है तो उस वक़्त आपने ये कोशिश करनी है कि इसकी शिद्दत को हम कम से कम रखें। और शिद्दत को कम से कम रखने के लिए हमें कुछ मुख्तलिफ़ अक़साम की स्ट्रेटजीज़ अपनानी पड़ती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि आपने जितने भी आपके पास खुराक और पानी के बर्तन हैं, प्लस आपने नीचे की जानब जो बिछाली बिछाई हुई है, आपने उनको अब डिसइंफेक्ट करना है। क्योंकि अगर एक मरतबा बीमारी आ गई और अंदर की जानब माहौल सारा गदला हुआ, आलूदा हुआ, ख़राब पानी हुआ, आपके बर्तन पहले से ही गंदे हुए, तो ये मर्ज़ इतनी जल्दी आपके चिकन्स की जान नहीं छोड़ेगा। इसलिए नीचे की जानब बिछाली को धूप लगाना या उसको डिसइंफेक्ट करना या उसको बाहर निकाल के अपने चिकन्स को एक साइड पे करके उस जगह पे आग लगाना, उसकी फ्लेम ट्रीटमेंट करना। और जितने भी चिकन्स आपको बीच में से बीमार मिलते जा रहे हैं जो खुद फीडिंग नहीं करने के काबिल, उनको आप हैंड फीडिंग करवाते हैं, हैंड वाटरिंग करवाते हैं। एंटीबायोटिक्स चाहे हम बड़े पैमाने पे कोई भी अच्छी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, इसका हमारा मकसद ये होता है कि इसने जो सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसको सादा ज़बान में मैं बताऊं, तो जब भी एक मर्ज़ आपके चिकन्स के ऊपर अटैक करता है तो उसकी वजह से मुख्तलिफ दूसरे जरासीमें भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मिसाल है कि आपके चिकन्स में एनडी आ चुकी है और एनडी के वायरस ने उन आपके चिकन्स का जो अंदर की ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम था उसको इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब उसके ऊपर दूसरे बैक्टीरिया, इकोलाई भी और इसके अलावा जितने भी पैथोजेंस वहाँ पे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इससे फ्लाक की मोर्टेलिटी और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं, अमवात और बढ़ती हैं, नुकसानात और ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली हमारी ट्राई ये होनी चाहिए कि हमने इसको शिद्दत पकड़ने से रोकना है। जब भी कोई वायरल अटैक होता है आपके चिकन्स के ऊपर, वो एनडी का हो, वो आईबी का हो, वो गंबोरो हो, वो कोई और हो, तो सबसे पहले आपके चिकन्स का जो जिस्मानी दर्जा हरारत होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। वो खाने पीने से इनकार करते हैं। जब जिस्मानी दर्जा बढ़ता है तो आपको ऐसे फील होता है कि उनको इस वक्त बुखार की शिकायत सी हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल में कोई ना कोई अच्छा बुखार वाला सिरप लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। कम अज़ कम 8 घंटों के लिए उसे एंटीबायोटिक का कोर्स करवाएं और उसके लिए माहौल इतना साजगार बनाने की कोशिश करें कि जितनी जल्दी ये हो सकता है ये वायरस उसकी जान छोड़े, उतनी जल्दी छोड़ सके। क्योंकि अगर आपने उसे सपोर्ट नहीं किया, सपोर्टिव केयर नहीं दी, सपोर्टिव थेरापी ना दी, इस तो धीरे धीरे उस वायरस की वजह से जितना ज़्यादा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता जाता है उतना आपके चिकन्स अमवात की तरफ जाते जाते हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हर वायरस का अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसका अपना एक मखसूस टाइम होता है, उसने वो लाजमी तौर पे पूरा करना होता है। लेकिन अगर हमने देखभाल अच्छी ना की, वहाँ पे उन्हें सपोर्ट ना की, उस जगह को हमने साफ़ सुथरा ना किया, एंटीबायोटिक दे के उनके इम्यून सिस्टम को अच्छा करने की कोशिश ना की, तो उसी वायरस का जो वहाँ पे क़याम का या ठहरने का 3 दिनों का या 6 दिनों का या 7 दिनों का पीरियड था, वो पीरियड लंबा होना शुरू हो जाता है। वो इसलिए लंबा होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसको वहाँ पे जो माहौल दस्तयाब होता है वो उसके लिए बिल्कुल ज़बरदस्त सा होता है और ज़्यादा देर के लिए स्टे करके वो आपके फ्लाक में ज़्यादा अमवात पैदा करने का बायस बनता है। जब वायरस किसी एक चिकन के ऊपर हमलावर होता है तो उसके मुंह से अगर राल टपकती है या उसकी आंखों से रतूबत बहती है या जो वो बिठे कर रहे होते हैं या उसके परों के ज़रिए या उसके सांस के ज़रिए या उससे टच होने के ज़रिए या हवा के ज़रिए, ये वो तमाम ज़राए हैं कि जिनसे वायरस एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना शुरू हो जाता है। तो हमारे अख्तियार में क्या चीज़ें होती हैं कि हम कम अज़ कम इन्फेक्टेड बर्ड को लादा तो कर सकते हैं ताकि उसके मुंह से जो रतूबत है या जो बाकी ज़राए हैं जिसके ज़रिए ये अब पानी में फैलेगा, वहाँ से नॉर्मल चिकन्स पानी पिएंगे और उनके अंदर भी ये मर्ज़ फैलता जाएगा, हम इस चीज़ को तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या किसी भी वायरस की वजह से जो मज़ीद पेचीदगियाँ आती हैं, उनको रोकने के लिए पूरे के पूरे हाउस की डिसइंफेक्शन करना, वहाँ से सारे के सारे बर्तनों को बाहर निकालना। मज़ीद जहाँ पे आपने कोई भी चीज़ रखी हुई है हाउस के अंदर, चाहे आपने उस स्क्रैपिंग के लिए वहाँ पे छोटे छोटे से स्क्रैचर रखे हुए हैं या अपने बेलचे हैं, कई है, बाल्टी, बम्बू, कोई भी चीज़ है इस तरह की रैकर अंदर मौजूद हैं, उन सब को निकाल के आप साफ़ करते हैं, उसके ऊपर आप स्प्रे करते हैं, फिर उसे सनलाइट में रखते हैं ताकि इनकी मज़ीद डिसइंफेक्शन हो सके।
क्योंकि आपके चिकन्स के अंदर जैसे ही कोई वायरल या बैक्टीरियल अटैक होता है तो क़ुव्वत मदाफ़त की कमी से आस्ता आस्ता आप उसके अंदर दूसरे सिम्टम्स भी देखना शुरू कर देते हैं। अगर आप देखें कि आपके चिकन्स टांगू से मज़ूर होते जा रहे हैं, उनके ढांचे में भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़ॉर्मिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ पे उन्हें मेथी कोबाल देना या फिर उन्हें विटामिन D3 का इस्तेमाल करना, या ये भी दस्तयाब नहीं है तो उन्हें एटलीस्ट धूप के सामने कुछ देर के लिए रखना, ये उनके जिस्म के अंदर उनके स्केलेटन की मजबूती के लिए अहम किस्म की स्ट्रेटजीज़ होती हैं। विटामिन E आपके पास कैप्सूल फॉर्म में मौजूद हो या फिर वो आपके पास सिरप की फॉर्म में मौजूद हो, लाजमी तौर पर रिकमेंडेड डोज के साथ उसे पानी में दें, और अगर वो आपके पास उसको इंजेक्शन की फॉर्म में दस्तयाब है तो उस सूरत में भी उसका इस्तेमाल लाजमी तौर पे कीजिएगा, क्योंकि ये वो चीज़ें जो आपके चिकन्स को बैक टू लाइफ लेके आती हैं, उन्हें स्टैंड करने के लिए हेल्प करती हैं। ऐसी सूरत हाल में बायोसिक्योरिटी को मुकम्मल तौर पे टाइट करना ये हाईली रिकमेंडेड है। किसी एक चिकन को पकड़ के अपने करीबी डॉक्टर के पास लेके जाना कि हमारे फ्लाक के साथ ये वाला मसला दरपेश है, या अगर आपको ज़्यादा सहूलियात है तो आप उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, आप उसका कोई दूसरा सैंपल करवाते हैं करीबी लेबॉर्ट्री से, या फिर किसी माहिर डॉक्टर का विज़िट करवा के जो कि तमाम सिम्टम्स को देख के आपको बताते हैं कि ये वाला मर्ज़ आपके चिकन्स की अमवात का बाइस बन रहा है, और उसके मुताबिक आप अगली हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि सेहतमंद चिक्स के लेने से उनकी अच्छे वैक्सीन शेड्यूल से लेके आगे बेहतरीन मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन के बावजूद अगर डिज़ीज़ आ जाती है तो, और वो डिज़ीज़ वायरल है, किसी वायरस की वजह से है, तो उसकी शिद्दत को कम करने के लिए, अपने फ्लाक से नुकसान को कम करने के लिए आपको सबसे पहले बर्ड की लैदगी, फिर उसकी अंदर से मज़ीद उसकी जो क़ुव्वत मदाफ़त की कमी हो रही है उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना। अगर वो सांस के मसाइल में मुब्तला है, अगर वो अपनी टांगों से माजूर होता जा रहा है, अपनी टांगों के ऊपर वज़न नहीं डाल रहा, तो उस हिसाब से मेडिकेशंस का इस्तेमाल करना ये रिकमेंडेड है। आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि आपके पास कोई ऐसी दवा दस्तयाब हो कि जिसे आप फौरी तौर पे इस्तेमाल करें और वो वायरस उसी वक्त आपके चिकन्स की जान छोड़ दे। आपने हमेशा उस वायरस की शिद्दत को कम करने के लिए सारी की सारी प्रीमिसेस को, तमाम साजो सामान को फौरी तौर पे आपने डिसइंफेक्ट करना होता है। आपको घरेलू पैमाने पे या लोकल सतह पे छोटी पैकिंग में जो एंटीबायोटिक्स दस्तयाब होती हैं आप उनका इस्तेमाल करें। रोज़ाना की बुनियाद पे अगर आप उन्हें 8 घंटों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम अज़ कम आपने 5 दिनों के लिए इस्तेमाल करनी है। अगर आपको करीबी डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं कि डेली इसको 12 घंटे इस्तेमाल करें, चाहे वो कोलीवेटो हो चाहे वो कोई और हो, ये उस मर्ज़ के हिसाब से होगा, तो उस हिसाब से अगर आप 12 घंटों के लिए लेके चलते हैं तो फिर आप उसे कम अज़ कम 4 दिनों तक लाजमी दे के जाइएगा। इसके अलावा जितनी भी ये वायरल प्रॉब्लम्स होती हैं मैक्सिमम देखने में आता है, ज़्यादातर ये आप देखते हैं कि आपके चिकन्स को सांस के मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। तो अगर उन्हें सांस के मसाइल का भी साथ सामना करना पड़ता है तो इस सूरत में यूकलिप्टस ऑयल, सिट्रस ऑयल और बहार की सूरत में एरिनेक का या ब्रूफिन का, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल करना, ताकि आपके चिकन्स में आस्ता आस्ता से एनर्जी बहाल होना शुरू हो। और जैसे ही आप देखते हैं कि उनकी एनर्जी बहाल होना शुरू हो जाती है, उनका फीड इंटेक भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में बाकायदा रेगुलर तौर पे स्प्रे करना, चाहे आपके पास स्प्रे पंप दस्तयाब है, चाहे छोटी चाहे बड़ी स्प्रे मशीन दस्तयाब है, कोई भी इस तरह की चीज़ आपके पास है तो उसे आप लाजमी तौर पे यूज़ करें। आप अपने चिकन्स की आवाज़ें रोज़ाना की बुनियाद पे सुनते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको उनकी आवाज़ें इंडिकेशन देती हैं कि आपके चिकन्स किसी न किसी आर्जे की तरफ, किसी मर्ज़ की तरफ जा रहे हैं। और साथ साथ उनका आप फीड इंटेक नोट करते हैं, साथ साथ उनका वाटर इंटेक नोट करते हैं। आपको जिस दिन ये फील हो कि आज 10 बजे तक हमारे चिकन्स ने उतनी फीड नहीं खाई जितनी ये पहले खाते थे, तो ये आपकी सबसे पहली सक्सेस है कि आपने मर्ज़ को इनिशियल स्टेज पे ही पकड़ लिया है। वहीं पे अगर आप टाइलोडॉक्स का इस्तेमाल करते हैं या किसी और अच्छे कम्बिनेशन में बड़े पैमाने पे काम करने वाली जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर लेते हैं, तो ये आपकी आगाज़ में सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी बन जाती है। और जैसे जैसे आपको इन्फेक्टेड चिकन्स नज़र आते जाएँ वैसे वैसे फौरी तौर पे उनके लिए एक लादा पेन बना लें, उस पेन में नई तो बिछा लें, नया बरादा वहाँ पे बिछा लें। आपको कैपरों की सूरत में अगर एंटीबायोटिक्स लोकल सतह पे दस्तयाब हो जाएँ छोटी पैकिंग में, तो ये लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। अगर सांस के अर्जे में आपके चिकन्स मुब्तला हैं तो उसके लिए आपके पास मिंटोफार्म हो, मेंटोफिन हो, आर्सिलवन सुपर हो या फिर कोई और प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर कुछ भी इसमें से दस्तयाब ना हो तो सफ़ेदे के पत्तों को लेके उनको आपने पानी के अंदर उबाल के उसकी भाप अगर अपने चिकन्स को देते हैं तो आपको वाज़िह तौर पे फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। ये वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं कि जिनको आप अपने पास लाजमी तौर पे रखा करें। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास होती है, इवन सेब का सिरका जो कि आपको लोकल सतह पे सस्ता दस्तयाब होता है,
ये भी आपके चिकन्स में जब सांस के मसाइल सामने नज़र आना शुरू हो जाते हैं, उसे यूज़ करना जो रिकमेंडेड डोज है, जो मैं वीडियोस में बताता रहता हूँ, उसके मुताबिक ये उनके अंदर सांस के आर्जे को कम करने का बायस बनता है। जहाँ से धूल, मट्टी, कचरा वगैरह इस तरह के ज़र्रात आपके चिकन्स तक आते हैं, उस जगह की वहाँ पे कोई ना कोई बाहर की जनाब कोई जाली का बंदोबस्त करें या कोई दूसरा मटेरियल लगाएं, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो आगाज़ में आपके चिकन्स की सांस की नाली को ख़राब करती हैं और फिर आगे मज़ीद मसाइल का बायस बनती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर आपके फ्लाक में खुदा न खास्ता कोई डिज़ीज़ आ जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।